तो वहाँ पे मेरे साइंस के टीचर थे, वो कहा करते थे, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तो ये सब बातें माइंड में थी। हॉबीज के बारे में मुझसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो वैसे कुछ क्या बोलेंगे, कुछ सेपरेट मैंने बस बोल दिया था कि मैं खाली टाइम में मूवीज देखती हूँ। मूवीज देखती हैं, हाँ, अच्छा। और उनसे भी उससे भी मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। नमस्कार, ई ज्ञान सागर की सक्सेस स्टोरी में आपका वेलकम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रागिनी और आज हमारे साथ है चंचला कुमारी जी। तो आइए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी उन्हीं से। तो चंचला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप हमें बताएं अपने बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रीति जी, आपको और आपके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस तरह का इनिशिएटिव लेने के लिए, क्योंकि इस तरह का इनिशिएटिव जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम चंचला कुमारी है, मैं गढ़वा से हूँ और मेरी स्कूलिंग जो है वो गढ़वा से ही हुई है। जेएनवी गढ़वा से मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई की है। फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है ये बीआईटी मेसरा से। फिर उसके बाद मैंने बीआईटी सिंदरी से बीटेक किया है और उसके 2016 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया। 2018 में जेएसएससी के थ्रू मेरा वायरलेस एसआई सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं अभी उस पोस्ट पे वर्क कर रही हूँ रांची में ही। चंचला जी, बहुत अच्छी बात है। हमारी और हमारी टीम की तरफ से भी आपको ढेर सारी बधाई। और एक सवाल यहाँ आता है सभी स्टूडेंट की तरफ से कि सभी सोचते हैं कि हम तैयारी करें, जैसे आपने जेपीएससी की बात की, तो आपकी नज़रों में इसकी तैयारी कब से कर लेनी चाहिए? 10th पास के बाद, +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? सही समय कौन सा होता है? देखिए, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 10th के बाद या फिर 12th के बाद ही तैयारी शुरू कर दें। जब भी आपको लगता है इसके बारे में कि आप इसके लिए तैयार हो गए हैं, तो आप तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें मेन जो होता है वो आपका तैयारी के बाद कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है। और किसी भी स्पीशीज़ के लिए 1.5 से 2 साल का जो वक्त होता है वो सबसे अहम होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 10th और 12th के बाद ही तैयारी शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं, आपको इसके बारे में पता है, या फिर आप 10th 12th में ही आप इतना कैपेबल हो गए हैं कि आपको अगर लग रहा है कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही अपना करियर बनाना है, तो आप इनिशियली बेसिक लेवल से पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक जो सीरियस स्टडी की बात होती है, तो वो आप ग्रेजुएशन के बाद करें, ज़्यादा बेटर होगा। ज़्यादा बेटर होगा, सही है। तो एक बार ये भी जानना चाहेंगे, आपने कब से शुरुआत की थी? ग्रेजुएशन के बाद या कब से? हाँ जी, मुझे 10th और जब मैं डिप्लोमा कर रही थी उस समय तक तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मुझे पता चला वो जब मैं बीटेक कर रही थी, उसी दौरान पापा से मुझे मोटिवेशन मिला कि आपको सिविल सर्विसेज करनी चाहिए, तो उसके बाद ही मैंने सोचा। उसके बाद भी मैंने बीटेक का जब पूरी पढ़ाई हो गई, उसके बाद मतलब सीरियसली इसको लेना शुरू किया। तो बिल्कुल चंचला जी, आपने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और उसका स्टूडेंट को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब एक और भी बात आती है, जब स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो स्टूडेंट को मन में रहता है ना कि जेपीएससी, मतलब बहुत टेंशन आ जाता है उनको, क्योंकि जेपीएससी के नाम से ना कई विवादों से घिरा हुआ रहता है, हमेशा प्रॉब्लमें आती हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए ये थोड़ा-सा अनफॉर्च्यूनेट तो है जेपीएससी के मामले में, लेकिन एज़ ए स्टूडेंट आपका क्या काम है, आपको वही करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ़ आपके साथ नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है जो कि वो उस समय तैयारी कर रहा है और जो अपीयर करने वाला है। तो बेटर यही होगा कि आप नेगेटिविटी को छोड़ कर के, वो तो नेचुरल है, वो आ ही जाएगी, तो वो सब छोड़ कर के आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहेंगे और तब आपका जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग रख के अपना तैयारी करते रहें, बाकी चीज़ें तो ऐसे आती रहेंगी, यही आपका कहना हाँ, है? अपने आप में थोड़ा फ़ेथ रखिए, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए और जेपीएससी पे भी थोड़ा-सा फ़ेथ रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपना तैयारी करेंगे तो बिल्कुल बाकी चीज़ें का ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा। एक सवाल आता है कि आपकी लाइफ में आप अब सक्सेस हैं, आपने इतना सफ़र तय किया, इसके पीछे किनका हाथ है? किनके आप आइडियल मानती हैं, किनके प्रेरणा से आपको लगा कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकती हूँ? जी, बहुत अच्छा सवाल है। सिविल सर्विसेज़ के फ़ील्ड में आने के लिए मुझे जो इंस्पिरेशन था वो पापा ने ही मतलब मोटिवेट किया था कि आप, क्योंकि मैं एक ऐसे ग्रुप और ऐसे कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ कि जहाँ पे पढ़ाई एजुकेशन का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा लो है। तो
मेरे पापा और मेरे भैया कुछ फैमिली रिलेटिव्स वगैरह चाहते थे कि हमारे कम्युनिटी से कुछ ऐसे लोग हों जो इस फील्ड में हमें रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह का मोटिवेशन जो है वो मेनली मेरे पापा से, फादर से ही मिला। तो आपके केस में भी हो सकता है कि मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल सकता हो, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो आपको खुद ही लेना होता है। तो वही बात है, आप खुद से ही सोचिए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए फाइनल। मोटिवेशन तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तो अपना खुद को तैयार होना है कि मुझे किस फील्ड में क्या करना है, आपने बखूबी कहा। लेकिन पापा का बहुत इंपॉर्टेंट रहा आपकी लाइफ में कि उनके जरिए आपको इसमें लगा कि मैं कर सकती हूँ। बहुत बिल्कुल आपने सही कहा, और आप तो अपने पूरी कम्युनिटी के लिए भी प्रेरणा बन गई हैं, क्योंकि वहाँ से आपने खुद को तैयार किया, आज आप सक्सेस हैं। तो अब जो है आपकी सोसाइटी के लोग भी आपको देख के चाहते होंगे कि अब हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर में अब लगा कि नहीं अब हम सक्सेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने के बाद हुआ, बहुत अच्छी बात है। एक बात और आती है, जब हम तैयारी करते हैं, जो स्टूडेंट न्यू है वो जो है नोट्स को लेके बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके पास हर दिन न्यू न्यू नोट्स मिलने लगते हैं। कभी मार्केट से भी नोट्स ले लेते हैं, कुछ बुक से भी नोट्स बना लेते हैं। तो आपका क्या आइडिया है कि नोट्स को हम कैसे तैयार करें, उसका यूज़ हम किस तरह से कर पाएँ, कहीं कन्फ्यूज़न ना रह जाए उसके लिए? देखिए, आप जब स्टार्टिंग करते हैं तैयारी करने के लिए, तो आपको सबसे पहले 2 चीज़ तो आपको बहुत ही, मतलब 2 चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली बात कि आपको सिलेबस हमेशा ध्यान में रखना है, और उसके अलावे आपको एग्ज़ाम पैटर्न को भी ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या चाहता है। और सिलेबस, आप नोट मेकिंग, सेल्फ नोट मेकिंग जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लिए हैं, एडमिशन लिए हैं, या फिर आप कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, तो उसके बावजूद जो आपका नोट्स होता है, आपने जो पढ़ाई के दौरान जो लिखे होते हैं, एग्ज़ाम टाइम में वही सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करता है। क्योंकि एग्ज़ाम नाइट से बिफ़ोर आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं, उसको वन बाय वन जाकर के आप देख पाएँ। तो उस समय जो आपका नोट्स होता है, वही सब मतलब सेव करता है आपको, टाइम सेव करता है, प्लस में उसमें क्वालिटी भी होती है। और आपको, और क्या, इसका जो सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, करंट ओरिएंटेड भी है। तो करंट्स वगैरह भी जो आप नोट्स बनाते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट्स का जो होता है ना, टॉपिक वाइज अलग-अलग करके नोट्स बनाते रहें, उसमें ऐड अप करते रहें, जो, और वही आपको लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपने बता दिया, और मुझे लगता है स्टूडेंट इस बात को सुन के बहुत क्लियर हो गए होंगे। एक और बात आती है, मतलब अब तो तैयारी करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं कि अब हमें तो एडमिशन लेना है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि मतलब किस टाइप के इंस्टीट्यूट में जाएं, और कैसे पता कर कि ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए बेनिफिट होगा, इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। तो क्या चीज़ों को देखते हुए एडमिशन लें स्टूडेंट? देखिए, इसके लिए है ये कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत ज़्यादा है, और आपको चुनने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो इसमें आप अपने सीनियर्स की मदद ले सकते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, लगभग सारे, जो कि डेमो क्लासेस आपको अवेलेबल कराते हैं। तो आप सारे कोचिंग में आप सारे, या फिर आप उसको एनलिस्ट कर लें, फिर उसके बाद डेमो क्लासेस को अटेंड करें। फिर आपको जहाँ पे सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलता है, वहाँ पे आप देखें। और उसके अलावा आप ये भी देखें कि वहाँ पे इंटरैक्टिव जो टीचर्स हैं, वो स्टूडेंट से इंटरेक्शन कितना ज़्यादा करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं या फिर नहीं। क्योंकि जब तक डाउट्स नहीं क्लियर होगा, तब तक आप एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो ये सभी बातें हैं, और आपको अगर खुद से और कोई पॉइंट्स लगता है तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। सही कहा आपने कि डेमो क्लासेस को एक बार अटेंड करना ज़रूरी है, और उसी को देखते हुए अगर डिसाइड करें कि मुझे एडमिशन लेना है नहीं, वो बेटर रहे। हाँ, और कभी भी आप क्वांटिटी पे ना जाएँ, उसकी क्वालिटी क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको देखें। जी, बिल्कुल, ये सही बात है। तो बहुत अच्छी तरीके से हमें सब कुछ मिल रहा है, और इन सभी नॉलेज का आपको फ़ायदा होगा। सही कहा आपने, तो डेमो क्लास से फ़ायदा होता है, ये आप भी मानती हैं, और हमारे बहुत सारे जो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ये मानते हैं कि हम डेमो क्लास लें तभी एडमिशन लें। सही है। अब बात आती है कि बुक्स, अब मार्केट में इतने सारे बुक्स अवेलेबल है, कोचिंग सेंटर से भी बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं, तो उसका सिलेक्शन कैसे करें, और किस तरह की बुक ज़्यादा पढ़ें जिससे कि बेनिफिट, मतलब ज़्यादा फ़ायदा मिले? देखिए, पीएसएस के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बुक लिस्ट हैं, वो लगभग आपको हर जगह, मतलब उसके बारे में पता चलेगा। फिर भी मैंने जो कुछ सेलेक्ट किया, और जो ज़्यादातर स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। तो आप इसका जो सिलेबस है, आप इसको 2 पार्ट में, मतलब ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपको जो कि हमेशा स्टडी करनी पड़ती है, और एक होता है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि आपको हमेशा चेंज होते रहती हैं।
तो जो आप जो परमानेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें टोटल जेपीएससी में 6 पेपर हैं। 6 पेपर, जिसमें फर्स्ट पेपर होता है वो जनरल हिंदी और इंग्लिश होता है, सेकंड पेपर लैंग्वेज एंड लिटरेचर का होता है। तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए मैंने तो प्रभात सर की क्लासेस ली थी विजय स्टडी सर्किल से, और उन्हीं का नोट्स को मैंने पढ़ा था। उसके लिए मैंने कोई पर्टिकुलर बुक नहीं खरीदी थी। और उसके अलावे उसमें कुछ नॉवेल्स वगैरह हैं, जैसे कि गोदान हो गई और ये फणीश्वर नाथ रेणु की जो मैलांचल हो गई, तो वो सब बुक्स मैंने पढ़ ली थी। और उसके अलावा नोट्स ही अपने आप में बहुत ज़्यादा थी। और इसके बाद आता है आपका पेपर 3। पेपर 3 आपका होता है सोशल साइंस का, जिसमें कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में अगर उसका सब टॉपिक्स सब पार्ट्स करें हम, तो एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न के लिए जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है वही आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, ये पढ़ लें। या तो फिर जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो दोनों सेम ही हैं, ये दोनों में से कोई भी एक पढ़ लेंगे। और इसके अलावा जो झारखंड हिस्ट्री है, झारखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसके लिए एक बुक है, मनीष रंजन सर की बुक है और सुनील कुमार सिंह की बुक है, वो मेंस के पर्सपेक्टिव से। और पीटी के लिए है आपका उड़ान पब्लिकेशन की है और शिवांगन पब्लिकेशन की है। और ये तो झारखंड की हो गई। और जो दूसरे टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के, उसके लिए आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए, और सविंदर सिंह की बुक है, और एक है जीसी लियोन की बुक फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी होंगी। और इसके बाद आता है आपका पेपर 3 हो गया। पेपर 4 आपका है ये पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके लिए एक लक्ष्मीकांत की बुक मैंने पढ़ी थी और कोचिंग के नोट्स पढ़े थे। और फिर पेपर 5 में आता है आपका इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक है। और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है, और बजट भी पढ़ लेंगे। और इसके अलावा करंट अफेयर्स से आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है आपका पेपर 6 जनरल साइंस है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो उसके लिए जो मैगजीन्स पढ़ते हैं तो वो साइंस की जो न्यूज़ कवर करते हैं उससे हो जाएंगी। और लगभग स्टैटिक पार्ट सारा मैंने बता दिया है। और इसके बाद जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी होगी। तो न्यूज़पेपर रीडिंग, जैसा कि सभी जानते हैं कि जो सबसे बेस्ट है द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन शुरुआती लेवल पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है लैंग्वेज समझने में, तो उससे घबराएं नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। तो महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद हाँ, करते करते वो जो है वो लैंग्वेज समझ में आने लगती है। तो सही में काफ़ी आपने सारी बुक लिस्ट को इतने क्लियरिटी के साथ बता दिया कि ताकि सभी समझ भी गए होंगे। और आज सबसे खास बात ये कि आपने अब तक सारे ऑथर्स के साथ, सारे राइटर के साथ नामों को याद रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगभग सारे स्टूडेंट्स इसको याद नहीं, एक है मतलब आप जिससे पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के बाद काफ़ी स्टूडेंट को बहुत हेल्प होने वाला है एक चीज़ों की, जिस तरह से आपने स्टडी किया है। हाँ, इसके अलावा भी और है। करंट में एक मैगजीन होती है योजना और कुरुक्षेत्र, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हाँ, उसको पढ़ना चाहिए। और जो मंथली मैगजीन्स हैं तो उसमें आप क्रॉनिकल्स जो सिविल सर्विसेज के लिए आती है उसको पढ़ सकते हैं, और विजन आईएएस, और बहुत सारे मतलब हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है, जो आपको अच्छा लगता है उसको चूज करके पढ़ाई कर सकते हैं उससे। सही है। और ये सारी चीज़ें तो सभी स्टूडेंट जानते भी हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, और मैंने देखा है और सभी स्टूडेंट करते भी यही, मार्केट घूमते हुए उनको किताबें की तरह अगर काउंटर दिख गया तो रुक जाते हैं, शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन ऐसे में एक बात आती है कि किताबें तो बहुत सारी है, और मुझे लगता है सभी किताब से कुछ ना कुछ तो हमें नॉलेज मिलता ही है। लेकिन एक स्टूडेंट का क्या खास क्वालिटी होगी और उस क्वालिटी की वजह से उस फील्ड में वो जाए, ये आपके नज़रों में क्या आएगी? कौन सी खास क्वालिटी होनी चाहिए? किसी भी स्टूडेंट जो इस तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, तो आपको बहुत सारे क्या बोलेंगे मटेरियल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। तो उसमें आपको वाइजली उसमें चूज करना है कि क्या आपके लिए सही है। आपको हार्डवर्क भी करना है, लेकिन हार्डवर्क आपको राइट डायरेक्शन में करना है। तो ये चीज़ आती है आपको प्रॉपर गाइडेंस से। तो आप प्रॉपर गाइडेंस रखिए, वो कुछ भी हो सकता है, आपके कोई रिश्तेदार या फिर फैमिली मेम्बर्स या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हो सकता है, कोई भी। और उसी डायरेक्शन में आप मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे भी देखा है कि वो मेहनत तो करते हैं लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो पाता है। तो आपको वो खुद ही एनालाइज करना होगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कितना प्रोडक्टिव है, और फिर मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसको बहुत सिलेक्टेड मैनर में पढ़ना होगा।
तभी आप इस कंपटीशन में मतलब आगे बढ़ पाएंगे। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ों को देखने से घबरा जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं, क्लियर नहीं हो पाती। हाँ, आप मतलब एक अपना बुक लिस्ट सिंपल रखें, लेकिन उसको बार-बार पढ़ें, जैसा कि सभी बोलते हैं। वही चीज़ को फ़ॉलो करना लेकिन बहुत हार्ड होता है, क्योंकि मन मचलते रहता है कि हाँ, उसको भी पढ़ लें, उसको भी। वो भी पढ़ लें। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट आप रखेंगे और उसको बार-बार पढ़ते रहेंगे, रिवीज़न करेंगे, टेस्ट सीरीज़ देंगे, और उससे भी ज़रूरी बात है, उसकी एनालिसिस करेंगे अपने आप की, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सही कहा आपने, बिल्कुल। और इसी तरह से आप भी फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपको भी बेनिफिट होगा। चंचला जी, अब एक और सवाल है जो आपसे जानना चाहेंगे कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं और सक्सेस हो जाते हैं, तो उसमें वो उस स्टूडेंट में कुछ खास क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन आपको एक वर्ड में अगर बताना हो तो कौन सी खास क्वालिटी होनी चाहिए ये सवाल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक वर्ड में ये करना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर एक वर्ड में अगर बताना हो तो मैं उसके लिए बोलूँगी कि स्मार्ट वर्क करें, तो सही से सब कुछ हो जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने जैसा कि बोला एक वर्ड में, तो मैं बोलूँगी कि स्मार्ट वर्क करें। बिल्कुल, स्मार्ट वर्क करें तो आप सक्सेस होंगे। और अब बात आती है कि हम जब कोई तैयारी करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट तो रहता ही है, लेकिन जब खास तौर पे सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो उसमें फैमिली का किस तरह का सपोर्ट होना ज़रूरी है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ही ज़रूरी होता है और ये बहुत ही अहम है, क्योंकि जेपीएससी जैसी एग्ज़ाम जो है, उसमें सिर्फ स्टूडेंट का पेशेंस को ही नहीं, बल्कि फैमिली जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनका पेशेंस भी मायने रखता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप खुद तो समझ रहे हैं, आप कंपटीशन के लेवल को समझ रहे हैं, आप क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप वो सब समझ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को समझाना और दूसरे लोगों को समझाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उन्हें हमेशा मोरल सपोर्ट करते रहें, अगर इकोनॉमिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं भी कर पाएँ तो। क्योंकि इस एग्ज़ाम में मोरल सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि प्रोसेस लॉन्ग है और कभी-कभी तो ये लॉन्गर हो जाता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही आ जाते हैं आपके टीचर्स है, आपके फ्रेंड्स है, उन सबका भी सपोर्ट किस तरह होना चाहिए और कैसे ये सर्कल को बना के रखें जिससे आपको हमेशा मिले कि नहीं अभी हम हारे नहीं हैं, चल सकते हैं। होता है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है ये। हाँ, हाँ, और जो जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो आस-पास रहते हैं, उनका भी मतलब कि बहुत क्या बोलेंगे, रोल एक आ जाता है कि वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, कितना आपको मोटिवेट करते हैं, कितना जो आपको नेगेटिव थिंग्स है, उससे दूर रखते हैं। क्योंकि जब हम लोग मेंस एग्ज़ाम दे रहे थे, उस समय भी क्या बोलेंगे, जेपीएससी का विरोध चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो वैसे में बहुत जो मेंटल कंडीशन जो होता है एक स्टूडेंट का, वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाने वाला होता है कि एग्ज़ाम दें या फिर नहीं दें, पता नहीं फ्यूचर इसका सर्टेन है या फिर नहीं है। तो ऐसे में मतलब जो ये फ्रेंड्स होते हैं, तो उनका सपोर्ट यहाँ पे मतलब रोल जो है वो आगे आने लगता है कि हाँ, कुछ भी हो जाए लेकिन आप अपना बेस्ट करो तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं टीचर्स, मेरे जो पेरेंट्स और मेरे जो फ्रेंड्स जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। कुछ ऐसे टीचर्स का नाम आप बताएँगे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा, हर प्रॉब्लम को, छोटा-छोटा प्रॉब्लम को भी आप उनके साथ शेयर करके सॉल्व किया है, ऐसा कोई? वैसे जब स्कूल में थी तो टीचर्स थे जिनसे मोटिवेशन मिला, हमेशा उनके टच में तो नहीं रह पाई। हम लोग के जो, मैं नवोदय से हूँ, जैसा गढ़वा नवोदय से, तो वहाँ पे मेरे साइंस के टीचर थे, वो कहा करते थे, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तो ये सब बातें माइंड में थी। और इसके अलावा मैथ सर भी थे, मिश्रा सर, और आपके साइंस टीचर, बहुत सारे टीचर्स हैं। वो सब टीचर्स जो उस समय स्कूल टाइम में थे ना, तो उन लोगों की जो बातें थी वो मतलब थी माइंड में थी कि हाँ, कि किसी भी तरह की सिचुएशन चाहे क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको हमेशा लड़ते रहना है। तो यही एग्ज़ाम में भी ये सब काम आता है। और इसके अलावा जो मैंने यहाँ से जो कोचिंग ली, वहाँ पे पवन सर, संजीव सर, फिर मेरे जो हिंदी के टीचर थे प्रभात सर, उन सबको मतलब बहुत थैंक्स देना चाहेंगे कि उनके गाइडेंस पे मतलब इतनी अच्छी तैयारी मतलब हो पाई हमारी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इतनी सारी तैयारियों के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जो जाती थी, तो वो जो टाइम था, उस टाइम आपने जो फ़ील किया, कुछ ख़ास बातें होंगी, उसको भी आप शेयर करें तो सभी जाने कि इंटरव्यू का वो दौर कैसा रहा आपके लिए? हाँ, इंटरव्यू देने से पहले थोड़ा-सा मन में घबराहट तो रहती है, क्योंकि इस तरह का इंटरव्यू मतलब फर्स्ट टाइम फेस कर रही थी। तो उसके लिए मैंने मॉक इंटरव्यू दिया यहीं पे अपने अपने ही इंस्टीट्यूट से, तो थोड़ा-सा जो डर होता है वो कम हुआ। फिर थोड़ा आप में जो कमियाँ होती हैं उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, तो
उस पे आप इम्प्रूवमेंट करते हैं तो अच्छा रहता है। और जेपीएससी का जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मेरे बोर्ड मेंबर्स जो वहाँ पे थे वो 4 लोग थे। तो उन्होंने क्वेश्चंस शुरुआत में मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा था, फिर उसके बाद झारखंड की हिस्ट्री, और झारखंड की हिस्ट्री से मतलब शुरुआत किया था। तो क्योंकि मैं जॉब में थी तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं निकाल पाती थी पढ़ने के लिए, तो उस समय माइंड में नहीं आ रही थी चीज़ें, तो मैंने सॉरी सर बोल कर के आगे प्रोसीड किया। फिर उसके बाद उन्होंने ये यूपीएससी और जेपीएससी जो होता है, उन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसको मैंने अपने लेवल से उस समय बताया क्या होता है, क्या दोनों के फिर ये स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के बीच में क्या दोनों का क्या अपना बेनिफिट है, क्या उसका नेगेटिव साइड्स है, वो सब भी पूछा था। तो वो प्लीज़ एक बार बता दें, क्योंकि ये सवाल ये जो अंदर से आपने कहा ना, बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है। तो आप क्या आपने दिया था, और सही में इसका जवाब तो मिलना चाहिए। हाँ जी, उन्होंने पूछा था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो डिफरेंस तो जहाँ तक मेरा उस समय समझ था कि हाँ वो एक सेंट्रल लेवल का है, ये स्टेट लेवल का है। फिर उसके अलावा उसमें जो पोस्टिंग होती है वो आपको होम स्टेट में नहीं होती है, अदर स्टेट में हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपको अपने क्षेत्र में काम करने में किसी तरह का प्रेशर ना आए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को जानते हो। तो बायसनेस आ सकती है आप डिसीजन मेकिंग जब आप करते हो तब। तो इस तरह का मैंने सवाल किया, इस तरह का जवाब मैंने दिया था। और इसके अलावा उन्होंने पूछा था कि दोनों में से कौन आपको बेटर लगता है, कि इस जेपीएससी और यूपीएससी में नहीं, बल्कि आपकी पोस्टिंग आपके रीजन में होता है वो सही है, या फिर अलग रीजन में होता है वो सही है। तो फिर मैंने उस समय बोला था कि अपने रीजन में होने से ज़्यादा बेटर है, भले प्रेशर रहता है बट लेकिन आप क्योंकि वहाँ पे आप बचपन से देखे हुए हैं सब कुछ, तो वहाँ की प्रॉब्लम्स को आप समझ सकते हैं ज़्यादा बेटर तरीके से। फिर लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप जुड़ सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं होगा तो किसी चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? तो इस तरह की बातें थी। और फिर इसके अलावा वो ट्राइबल से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, तो उसका कुछ विशेषताएँ पूछी थी। और सिर्फ पूछी ही नहीं, उन्होंने मुझे मतलब बताया भी, वो डिस्कशन टाइप का था। तो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल डरे नहीं, अगर थोड़ा-सा हेजिटेशन होता है तो उस पे थोड़ा वर्कआउट करें, तो वो ठीक हो सकता है। बिल्कुल। और सही में आपने जिस तरह से इंटरव्यू के बारे में बताया कि उसके बाद जब आप निकली होंगी तो आपने वो रिलैक्स महसूस किया कि हाँ मैंने तो अपना सही से कह दिया, अच्छे से कह दिया। इंटरव्यू के बाद आपको अपने आप में कितना सेटिस्फेक्शन था कि मैंने जो अपना इंटरव्यू दिया है? थोड़ा-सा डर तो लग रहा था, क्योंकि नहीं, देने के बाद जब आप बाहर आ गई तो उस टाइम आपको कैसा लगा, फील हुआ? हाँ, बाद में भी फ़ील हो रहा था, थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वो माहौल जो था थोड़ा-सा सीरियस था। और सीरियस ही मतलब कि ख़त्म हो गया। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि वो बताते थे कि बहुत ही लाइट इंटरव्यू गया। तो थोड़ा-सा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह का जवाब दिया। लेकिन फिर बाद में मार्क्स ठीक ठीक ही थे, 61 आउट ऑफ 100 मिला था, तो खराब नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल अच्छा था। और इतनी सारी बातों के साथ थोड़ी-सी आपकी हॉबीज़ के बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना खास कुछ हॉबीज़ होते हैं। आप भी अपनी कुछ हॉबीज़ हमें बता दें। हॉबीज़ के बारे में मुझसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो वैसे कुछ क्या बोलेंगे, कुछ सेपरेट मैंने बस बोल दिया था कि मैं खाली टाइम में मूवीज़ देखती हूँ। मूवीज़ देखती हैं, हाँ, अच्छा। और उनसे भी उससे भी मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि आपकी फ़ेवरेट मूवी कौन-सी है? तो फ़ेवरेट मूवी मैंने बताई थी। तो जैसा कि पहले से हम लोग जानते हैं कि मूवी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्टर पूछेंगे, एक्टर पूछेंगे, लेकिन उन्होंने एकदम अलग ही क्या था सवाल? सवाल किया था कि उसमें आपको जो सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन-सा लगा? इस तरह का कुछ क्वेश्चन किया था, तो मैंने बताया था मेरी फेवरेट मूवी क्या थी आपकी, जो आपने बताया था आंसर? थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स। बहुत ही एक कॉमन मतलब है, लेकिन उस समय मेरे माइंड में थ्री इडियट्स आया। अच्छा। मैंने बता दिया। उसके बाद एक और सवाल आ गया कि भाई इसमें से सबसे बेस्ट वाला कैरेक्टर कौन हाँ, सा? आपको कौन-सा फ़ेवरेट मतलब आपका कैरेक्टर कौन-सा मतलब पसंद आया सबसे ज़्यादा? तो एज़ यूजुअल मैंने रेंचो को बता दिया, लेकिन उन्होंने फिर डाइवर्ट करने की कोशिश की थोड़ा-सा, कि बहुत सारे लोगों को तो वो राजू पसंद है। तो इसमें वो आपको चेक करते हैं कि आप कितना डेविएट होते हैं। तो फिर मैंने बोला कि हाँ सर, वो ठीक है, लेकिन मुझे वो ही पसंद है, जो मैंने पहले बताया। अच्छा,
इस तरह से मतलब निकली। मतलब बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी तो करते हैं, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो बिल्कुल ऐसे ही रिलैक्स होके जाएं, सभी सवालों का बहुत आराम से जवाब दें और ऐसे रिलैक्स होके आएँ, और आपकी तैयारी और आप पॉजिटिव रहेंगे तो बिल्कुल सक्सेस होना ही है। अब चलते हैं, अब आपसे तो बस विदा लेने वाले हैं, लेकिन चलते चलते सभी स्टूडेंट के लिए आपके नज़रिए में जो सजेशंस हैं खास, वो क्या है? किसी भी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है कि आप जब पढ़ाई शुरू करें तो इसकी एग्ज़ाम पैटर्न और जो सिलेबस होता है उसको हमेशा अपने साथ रखें। और इसके अलावे अब एक बार आपने जब प्रिपेयर कर ली अपनी मटेरियल्स को, तो उसको कंसिस्टेंटली पढ़ें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस बात से कन्फ्यूज़ होते हैं कि कितना घंटा पढ़ाई करनी है। तो इस बात पे ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ ना हो। आपको जो भी वक़्त मिलता है वो पढ़ते रहिए, उसमें आप कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका डेली जो है वो सेम रूटीन ही जाएगा। आप बहुत नेचुरल और क्या बोलेंगे, बहुत प्रैक्टिकल वे में आप अगर आप चलें, तो कभी हो सकता है आप 3 घंटे ही पढ़ाई कर पाएँगे, कभी 5 घंटे ज़्यादा पढ़ाई कर पाएँ। तो आप टॉपिक लेकर के चलिए और उसको टॉपिक वाइज़ मतलब उसको कंप्लीट करते चलिए। और कंप्लीट करने के बाद क्या बोलेंगे उसको एनालाइज़ कीजिए। एनालाइज़ करने के लिए आपको आपके पास टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट दे करके उसको उसमें फिर इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप उसमें सोच सकते हैं। फिर आपको हार्ड वर्क करनी है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में करनी होगी। सही डायरेक्शन में जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप फ्रूटफुल नहीं होगा वो। बिल्कुल सही कहा आपने, और इतनी सारी सजेशंस भी मिल गए, बहुत सारी बातें भी हो गई। मुझे लगता है इन सभी बातों का स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से सारी चीज़ों को बताया। थैंक यू सो मच। तो आप इसी तरह ई ज्ञान सागर के हर एपिसोड को देखते रहें। हर सक्सेस स्टोरी में कुछ ना कुछ खास छुपा रहेगा आपके लिए। बस फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। नमस्कार।